ये सारी चीजें होती है ना 11th फिजिक्स में। तो इन दिस यू हैव दीज थिंग्स। तो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट तो थोड़ा जो मैंने बताया था उसके बाद सर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इट इज काइनेमेटिक्स, बाकी से मैकेनिक्स 1 जिसको भी कॉल दैट मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 1 एनसीईआरटी की पार्ट 1 वाली। दूसरा पार्ट जो है मैकेनिक्स 2, मैकेनिक्स 2 उसमें आप देखेंगे यू मस्ट हैव सीन द सिलेबस में कि सॉलिड प्रॉपर्टी होता है, सॉलिड प्रॉपर्टीज देखा है क्या एनसीईआरटी बुक खोल के अभी दूसरी पार्ट कि नहीं? ठीक है। फ्लूइड प्रॉपर्टी जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। देन यू हैव थर्मल प्रॉपर्टीज, मैं सारा लिख दे रहा हूं और कौन कौन का सा पार्ट हम पढ़ाएंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज, देन वी हैव फॉर फ्लूइड के बाद वी हैव थर्मल प्रॉपर्टीज एंड देन वी हैव थर्मल प्रॉपर्टी के चैप्टर के बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी के नाम से जिसको हम केटीजी भी बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी, which we also called as KTG, and we have thermodynamics. Thermodynamics chemistry में भी है and that is, लेकिन एप्लीकेशन दोनों का अलग अलग है। थर्मोडायनामिक्स और लास्ट में आपने देखा होगा एक यूनिट है ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो बीच के जो ये तीनों यूनिट है ना, दिस वन थर्मल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनामिक्स, इसको मिला के हम टोटल बोलते हैं थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स। अब देखिए आपके एनसीईआरटी की पार्ट 2 में टोटल 6 सब चैप्टर्स हैं और 6 में से 3 चैप्टर हो गया, तो कितना परसेंट हो गया? 50% हो गया क्या? यस सर। और पूरे सिलेबस में यानी पार्ट 2 को तो टोटल में देखिए पार्ट 2 का 50% तो मैं टोटल का 25% बोल सकता हूँ। तो आपको अंदाजा लग सकता है कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस पार्ट इज गोइंग टू बी। पूरे सिलेबस का 25% 11th क्लास का पूरा 25% है। इट मींस इससे आप जे या किसी भी तो हार्ड, मतलब आप ये मान सकते हैं कि टोटल 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से, तीनों को मिला के। ठीक है? यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. चलिए अगर आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, हीट एंड कैलोरीमेट्री। अच्छा, थोड़ा सा और अगर हम क्लासिफाई करें थर्मल में टॉपिक्स कौन कौन सा देखेंगे, ताकि उस टॉपिक के हिसाब से आप थर्मल फिजिक्स में विच टॉपिक वी आर गोइंग थर्मल PHYSICS फिजिक्स कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जितने भी चलेगा, एक 2 लेक्चर 3 लेक्चर, हीट एंड कैलोरीमेट्री। द नेक्स्ट वी विल हैव व्हाट, हीट एंड कैलोरीमेट्री के बाद थर्मल एक्सपेंशन होगा, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, किसी भी चीज को जो हीट से रिलेटेड दैट इज कॉल्ड एज थर्मल। देन वी हैव व्हाट, हीट ट्रांसफर, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आप पढ़ेंगे कि हाउ द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, हीट ट्रांसफर, वी कॉल दैट हीट ट्रांसफर। एंड देन वी विल हैव KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद भी वी विल हैव लास्टली थर्मोडायनामिक्स। तो ब्रॉडली इस 5 यूनिट टॉपिक में हम क्लासिफाई करेंगे अपना थर्मल फिजिक्स। ठीक है? ओके, यस सर। तो लेट्स Yes, स्टार्ट sir. टुडे द फर्स्ट टॉपिक विच इज हीट एंड कैलोरीमेट्री। बहुत कंसेप्चुअल है, प्रैक्टिकल लाइफ से बेस्ड है। आप अपने आसपास यू कैन सी दिस फिनोमेना, तो यू कैन रिलेट इट वेरी मच, बहुत ज्यादा आप इसको देख सकते हैं। एंड थोड़ा सा उसके मुकाबले में इजी भी कह सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी ज्यादा होता है। Shall I move on? चले आगे? यस सर। Okay, Yes, sir. Yes, so sir. let's start the first chapter, heat and calorimetry. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब आप थर्मल बोलते हैं ना, तो वर्ड थर्म का मतलब होता है हीट। आप देखते होंगे बार बार वर्ड्स यूज करते, थर्मोकोट एंड दिस थिंग। तो थर्मल का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू हीट। तो अब आपके पास जैसे हीट का टर्म आता है, आपके जहन में टेम्परेचर भी आता है क्या? हीट, टेम्परेचर। चलिए मुझे बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेम्परेचर, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हीट क्या होता है, व्हाट इज हीट। Form of energy flow from hot body to cold body. हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ओके ठीक। और कोई? when you anyone else, what is Sir, what is form of energy which is in transit. in transit, इसका क्या मतलब होता है, what is the meaning of that, in transit का? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन ट्रांजिट।
क्या मतलब समझती है ट्रांजिट का? सर मीन्स कि अपना टेम्परेचर जैसे। अच्छा ठीक, चलिए मतलब एक और टर्म है इंटरनल एनर्जी। चलिए ठीक है, टेम्परेचर से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, कोई और बताए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? क्या समझते हैं टेम्परेचर से? आपने ये डेफिनेशन बहुत पहले भी देखा होगा, 8, 9, 10 में भी देखा होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेम्परेचर? यस, अदर्स आल्सो प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? क्या समझते हैं टेम्परेचर से? बताओ भाई, कुछ तो जानते हो कि टेम्परेचर बार बार सुनते रहते हैं। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। तो बेसिकली टेम्परेचर, जैसे इन्होंने बोला डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और कभी कि ये बोला जाता है कि सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, कभी ये बोला जाता है फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये सारे जो डेफिनेशन है ये फीलिंग पे बेस्ड है, और फीलिंग तो किसी की अलग हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। ओके, someone can feel it hot, someone can feel it cold, लेकिन कोई ऐसी चीज जिसके अंदर फीलिंग ही नहीं है तो वो कैसे पहचानेगा कि हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर? तो हम टेम्परेचर को किसी एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी से रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले समझने के लिए आप देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है। किसी भी सिस्टम में सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ एनर्जी होगी, तो दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रही है क्या? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम और इनसाइड द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मेरी बात समझ रहे? व्हाट डू मीन बाय इंटरनल एनर्जी? कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर है उनके बीच में जो एनर्जी स्टोर है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब आपसे अगला सवाल पूछे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी स्टोर है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो क्या बोल सकते हैं? व्हाट विल यू से? इफ विल से व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड? इंटरनल एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी, आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स दे आर इन कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। हाँ जी, ऐसा है क्या? है ना? अगर लिक्विड है तो सॉलिड है तो कम वाइब्रेट होगा, लिक्विड है तो और ज्यादा होगा, गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। तो दिस इंटरनल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। सबसे पहला क्या था? मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी उसकी वजह से, प्लस मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कुछ फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वी कॉल दैट मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस। तो वन इज व्हाट? मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, अदर आई कैन से मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो मेनली दो एनर्जी होते हैं विच कंटेन्स द which is responsible for the internal energy of any system। बात समझ में आ रही क्या? तो मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी का कॉज क्या है भाई? द कॉज ऑफ दिस इज व्हाट? फोर्सेस, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है दैट इज गिविंग राइज टू द मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। और मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से? Because of what? Vibration, or you can say the motion of molecule, vibration of molecules। बात समझ में आ रही क्या? यस, मोशन ऑफ द वाइब्रेशन, मोशन ऑफ वाइब्रेशन। यस सर। ठीक है, अब देखिए एक बात, अभी हम हीट पे नहीं पहुंच रहे हैं। व्हेन यू से, आप बोलते हैं ना एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कम है, आप उसको फील करते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस से, वो बात की बात है। तो टेम्परेचर होता है क्या बेसिकली? Temperature basically it is related to molecular kinetic energy। Related to what? Molecular। जब आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा हूं। मोर द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी आपको फील होता है हॉटनेस के फॉर्म में। हॉटनेस और कोल्डनेस तक फीलिंग है ना मेरे भाई, और वो फीलिंग की कोई वजह होगी, उस फीलिंग की वजह क्या है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। तो इट इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, यानी बेसिकली आप किस चीज का आइडिया लगा रहे हैं?
you are getting an idea of the molecular vibration, molecular motion, the molecular kinetic energy. बात समझ में आ रही क्या? Are you getting these things? Okay, very simple. So you can say temperature is a measure of average. जाहिर सी बात है, कुछ मॉलिक्यूल्स फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल द एवरेज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन. जैसे एक स्टूडेंट ने पहले ही बोला था कि सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. तो वी डिफाइन टू टर्म्स, एक इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक है, एक हो गया टेम्परेचर. अब आते तीसरे थे व्हाट इज हीट. हीट पे आते हैं. इतना समझ में आया, नोट कर लिया आपने? कोई दिमाग में क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं फ्रीली, यू फ्री टू आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, ओके. अब नाउ कम टू द हीट. बेसिकली हीट, ये नोट कर लिएगा आपने, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स. इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड इन द रीजन क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, ये नोट किया क्या प्लीज. फिर इसकी यूनिट्स होते हैं, केल्विन होता है टेम्परेचर, सेल्सियस, उस पर हम बाद में जाएंगे, अभी ये बताएं. हैव यू नोटेड दिस डाउन? Yes, sir. ठीक है. Yes, नाउ कम टू द sir. हीट. देखिए हीट क्या होता है. एक Yes, किसी sir. स्टूडेंट ने बोला कि सर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऑफ कोर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ये. वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज इन ट्रांजिट. एक लाइन इन्होंने बोला है व्हिच इज इन ट्रांजिट. ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफर होना. अब इसको ऐसे समझिए कि आपको बहुत सिंपली पता है कि अगर हम एक हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट लें और एक लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट लें, तो द एनर्जी, हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और कुछ समय के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बराबर. यही होता है क्या? Yes, sir. ओके, ठीक. टीए एंड टीबी. जब आप ये बोल रहे हैं कि किसी का टेम्परेचर हाई है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. देखिए वेदांत, आप कह रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसफर. नहीं, मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई. आप वेव भी, यू कैन ट्रांसफर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ वेव. आप वेव भेज देंगे तो भी हीट. तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो बहुत सारे होते हैं भाई. मैं आपसे यहाँ बोल रहा हूँ और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, तो ये भी तो एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है. तो क्या मैं इसको हीट बोल सकता हूँ? यू कैन नॉट कॉल दैट हीट. ठीक है, देखिए. अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज मोर देन बी. इससे क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन? कैन यू से दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आर वाइब्रेटिंग फास्टर एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी? ये क्या फास्टर वाइब्रेशन है और इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, स्लोअर है. अगर आप एक अंदाजा लगाना चाहें तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट यू कैन फील दैट. तो व्हेन यू विल टच देम, कनेक्ट देम, तो सम वन एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस टू दिस. तो जब ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस ए से बी में, ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दिस ट्रांसफरिंग एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट. और कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? इंटरनल एनर्जी इसकी ट्रांसफर हो रही है. कौन सी भाई? विच एनर्जी? इंटरनल एनर्जी. एक इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में था, वो निकल के कुछ जा रही है कहां में? बी के इंटरनल एनर्जी में. बी के इंटरनल एनर्जी में. तो सर हीट क्या है? जो वही इंटरनल, बहुत गौर से सुनिएगा, द सेम इंटरनल एनर्जी जब तक वो ट्रांसफर हो रहा होता है, उस इंटरनल एनर्जी का नाम क्या रख दिया जाता है? हीट. मेरी बात समझ क्या? जैसे ही वो जाके सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया, उसका नाम क्या रख दिया? इंटरनल एनर्जी. इट मींस जैसे आपने किसी स्टूडेंट ने बोला ना, मैं नाम नहीं देख पाया था, कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट. बिल्कुल सही. इंटरनल एनर्जी जब किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो रही होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो जो ड्यूरिंग द ट्रांसफर, उसी इंटरनल एनर्जी का नाम क्या रख देते हैं? हीट रख देते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आर यू गेटिंग माय वर्ड? यानी इंटरनल एनर्जी ही हीट बनती है जब वो ट्रांसफर हो रही होती है. ड्यूरिंग द ट्रांसफर, जैसे मैं कह रहा, मैंने डब्बा लिया, मेरे जेब में था, जब तक मेरे पास है मैंने उसको नाम क्या दिया? इंटरनल एनर्जी. मैं उसको लेके जाने लगा, जब तक मैं लेके जा रहा हूं उसी का नाम क्या रख दिया? हीट. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा रहे, हीट नाम रख दिया. और जैसे ही वो दूसरे ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा, उसका तुरंत नाम क्या बन जाएगा? व्हाट? इंटरनल एनर्जी. समझ में है क्या? तो इसीलिए बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट. एनर्जी ट्रांजिट यानी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो सिर्फ ट्रांसफर होते के वक्त एग्जिस्ट करती है. द मोमेंट इट गेट्स इनटू द बॉडी, इट विल बिकम सम डिफरेंट फॉर्म. उसका नेचर बदल जाएगा. जब तक ट्रांसफर हो रहा है
उस ट्रांसफरिंग मोड ऑफ एनर्जी का नाम क्या है? हीट। जैसे उसके अंदर घुसा, वी कॉल दैट व्हाट? इंटरनल एनर्जी। ठीक। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये मान लेते हैं वी हैव दिस, अच्छा देखिए आज पहला लेक्चर है, थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग होनी है, कुछ नए नए टर्म्स आपके सामने आएंगे, तो इट विल बी स्लो। आप 11th क्लास में आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, बट क्योंकि सेकंड पार्ट की चीज है तो थोड़ा सा कम ही पढ़ा होगा, फर्स्ट पार्ट तो आपने ज्यादा पढ़ा होता है। अब ये बाउंड्री है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जो हीट है वो बाउंड्री सरफेस से रिलेटेड चीज है या फिर उसके बॉडी से रिलेटेड, इनसाइड से रिलेटेड चीज है? सर बॉडी इनसाइड से। Yes, heat is a form of energy which is related to the surface of the system, or it is a form of energy related to the bulk of the system. नेट खत्म हो गया? अरे भाई मेरा नेट खत्म नहीं हुआ, आपका नेट खत्म हुआ है ना, तो प्लीज मेक सम। मैं कह रहा हूं कि हीट जो होता है, फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल नीचे से आप हीट दे रहे हैं लाइक दिस, तो द मोमेंट यू आर ट्रांसफरिंग एनर्जी, जब तक आप एनर्जी एक सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, नॉन मैकेनिकल। अच्छा ये क्या होता है? नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नॉन मैकेनिकल का मतलब समझ रहे क्या? कि इसमें कोई मैकेनिक्स नहीं होगी, कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बिकॉज एनर्जी के ट्रांसफर में जनरली आप कोई फोर्स लगाते हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो देयर हियर यू डोंट इन्वॉल्व एनी मैकेनिकल फोर्सेस, नॉन मैकेनिकल बोलते हैं इसको, नॉन मैकेनिकल फॉर्म। तो हीट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द फिनोमेना, क्योंकि जब तक वो ट्रांसफर हो रही है हीट नाम होता है, जैसे ट्रांसफर होकर बॉडी के अंदर स्टोर हो गई, यू स्टार्ट कॉलिंग दैट व्हाट? इंटरनल एनर्जी। तो वी विल से दैट इट इज अ सरफेस और बाउंड्री फिनोमेना, बाउंड्री फिनोमेना। एक बहुत कॉमन लाइन है जो हर किताब में लिखी है, क्या हम ये बोल सकते हैं हीट स्टोर्ड इन अ बॉडी? कैन आई से लाइक दिस? हीट स्टोर्ड, ये बोला जा सकता है, या फिर मुझे ये बोलना पड़ेगा इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी? बोलिए, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सर इंटरनल एनर्जी इन बॉडी। यस, क्योंकि हीट स्टोर नहीं होता, हीट तो सिर्फ तभी तक नाम कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज अ हीट ओनली फॉर द टाइम इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन अ body. So this statement is wrong. You cannot say that the heat is stored in the body. You can say heat सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके ठीक है, ऐसा अचानक से पावर डिस्कनेक्ट हो गया था, दैट्स व्हाई। इज दिस क्लियरली ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटी सी डिफिनेशन समझ में आ गई, व्हाट इज हीट, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, छोटे छोटे टर्म समझ में आया क्या? ये टर्म समझना इंपॉर्टेंट। Yes, sir. ठीक है, तो द मोमेंट इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड क्या नाम देंगे? हीट। जैसे ही ट्रांसफर होकर बॉडी के अंदर पहुंचे क्या नाम देंगे? इंटरनल एनर्जी। तो वी कैन नॉट सी हीट स्टोर्ड इन अ बॉडी एंड एवरीथिंग। तो एक और चीज लिखे कि यूनिट ऑफ हीट, पहले ना हीट को एक अलग मींस हीट को एक अलग यूनिट दी गई थी। नाउ एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट जूल होगी, बट यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी बेसिकली। वी गिव इट अ नेम व्हाट? कैलोरी। कैलोरी। और जस्ट याद करें कि एक कैलोरी में यू हैव 4.2 जूल। एक कैलोरी में हमारे पास 4.2 जूल होते हैं। चले आगे? यस सर। ठीक है, तो वी गॉट द मीनिंग ऑफ हीट, we got the meaning of temperature. Temperature is something related to the average molecular kinetic energy, and we got that meaning of what? Internal energy. Internal energy और टेम्परेचर का ताल्लुक होता है मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से, और फोर्सेस का ताल्लुक होता है मॉलिक्यूल्स के पोटेंशियल एनर्जी से। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है, क्योंकि जब आप आइडियल गैस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आइडियल गैसेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये बताइए कि जब आइडियल गैसेस के अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या उनके बीच में मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? यू विल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ गैसेस कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइडियल गैसेस। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो विल देयर बी एनी मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द आइडियल गैसेस?
Yes, sir. कहां से होगा भाई? फोर्स ही Yes, नहीं, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी का कॉज क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। जब उनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं है तो मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो अगर हम आपसे पूछे कि आइडियल गैसेस का जो इंटरनल एनर्जी होता है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी और बोथ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल? यस, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? बिकॉज कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है। yes, sir. ठीक है, ओके। चलिए, तो आई होप ये बात आपको समझ आई। तो मैं आपसे ये बताया था, आइडियल गैसेस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नहीं होता। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होगा तो आप देख सकते हैं देयर विल बी नो मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ, ऑफ कोर्स मैंने कैमरा बंद कर रखा है जानबूझ के, बिकॉज देयर इज नो लाइट हियर, इलेक्ट्रिसिटी पावर फेल है, दैट्स व्हाई मैंने कैमरा बंद कर दिया। थोड़ी देर में ऑन कर दूंगा, ठीक है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन सम टर्म्स नाउ। आपने हीट समझा, कैलोरी, यू गॉट द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर एंड एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन वन टर्म व्हिच इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करना है तो यू आइदर हीट इट, और उसके टेम्परेचर को कम करना है तो यू आइदर कूल इट। यही दो प्रोसेस करते हैं। Yes, ठीक है, sir. यू डू दिस ऑन। एक मिनट, चलिए। कैमरा ऑन हो गया क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, पावर थोड़ा फेलियर हो जिसके। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि ये टर्म आपको दो टर्म्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, ये पूरे थर्मल फिजिक्स में आपके साथ चलते रहेंगे। इसको बहुत ध्यान से समझना। तो आज मैं आपको पूरा टाइम इसी को समझाने, इसी पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। Now, just give me one example that you take 1 kilogram of, for example, copper and 1 kilogram of, for example, aluminium, और दोनों, इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका भी टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। इट मींस दोनों का टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी जो है, यू हैव 10 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इसको बताने की जरूरत नहीं। तो डू यू फील दैट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड फॉर दैट? कॉपर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना और एल्युमिनियम को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, दोनों में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड सेम होगा, अलग होगा? और इट मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट। यस, डिफरेंट होगा। ओके, एक मिनट, जस्ट मिनट का। इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। व्हाई? बिकॉज द मटेरियल डिफरेंट। तो यहां से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि फॉर एग्जांपल हमने किसी ऑब्जेक्ट का 1 किलोग्राम लिया और इसके टेम्परेचर को हमने चेंज किया 1 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ मच हीट, मुझे इसको कितना हीट देना पड़ेगा? हीट का सिंबल है बेसिकली क्यू, हम हीट को क्या लिखेंगे? क्यू। तो हाउ मच हीट इज नीडेड to change the temperature of 1 kilogram of any substance by 1 degree Celsius? That thing is known as what? Specific heat capacity. बात समझ में आ रही क्या? Heat needed, you can say heat needed to change temperature of 1 kilogram, 1 किलोग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट का, by 1 degree Celsius. That thing is known as what? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में? आवाज पहुंचे नहीं? व्हाई देयर इज सो मच साइलेंस? Yes, sir. Yes, sir. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको सिंबल हम सी से लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, इसको कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल हमने कहा m मास का ऑब्जेक्ट है और इसके टेम्परेचर को मैंने डेल्टा टी से रेज किया। डेल्टा टी का मतलब हुआ इट मे बी 5 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी, और हमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हमें पता है कि अगर मैं m मास को हीट कर रहा हूं तो मुझे क्यू कितना देना पड़ा? क्यू।
तो मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए 1 किलोग्राम चूज करना होगा। तो व्हाट विल बी द हीट फॉर 1 किलोग्राम, दैट विल बी Q by M। अच्छा, मैंने कितना टेम्परेचर चेंज किया है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टेम्परेचर रेज करने के लिए आई हैव गिवन हाउ मच हीट, Q by M हीट दिया। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए कितना हीट देना होगा, Q by M अपॉन डेल्टा टी, दैट आई कैन कॉल एज Q अपॉन M डेल्टा टी। तो ये दिस इज द हीट विच इज नीडेड फॉर, ये हीट क्या है, दिस इज हीट फॉर 1 kg एंड 1 डिग्री सेल्सियस। इसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं क्या? यस, टेल मी प्लीज। इसी को तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट एक ऑब्जेक्ट के 1 किलोग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए हाउ मच हीट इज नीडेड, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है क्या भाई? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. इसका सिंबल होता है C, तो वी राइट C इज इक्वल टू Q टोटल हीट डिवाइडेड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल टेम्परेचर चेंज, डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऊपर लिखा है, इसको याद रखिएगा। C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी। यूनिट क्या बन जाएगा, कैन एनीवन टेल मी द यूनिट ऑफ दैट, व्हाट यूनिट यू आर गोइंग टू गेट? हीट की यूनिट क्या हो गई, जूल, मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और टेम्परेचर का यूनिट हो गया केल्विन, और इस अदर यू कैन आल्सो राइट इट जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये दोनों यूनिट आप यूज कर सकते हैं फॉर द, अच्छा आप कैलोरी में भी लिख सकते हैं बिकॉज द यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी आल्सो। तो इसकी यूनिट आपको कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो एनी ऑफ द यूनिट कैन यू कैन यूज। Q इज इक्वल टू सॉरी C इज इक्वल टू Q by M डेल्टा टी। Please note down this every information on your screen. हाँ जी, नोट हुआ क्या इस पे? 1 minute, sir. ठीक है। अच्छा, जितना ज्यादा हीट देना पड़ेगा इट मींस इट हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जितना कम हीट देना पड़ेगा इट मींस इट हैज लेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप इससे समझ सकते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर चेंज करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है, बताइए। If any object is having more specific heat capacity, it means it needs more heat to change the temperature. So of course, it will be difficult to change the temperature of a substance which is having more specific heat. और किसी substance के अगर specific heat कम है, it means it needs less heat to change the temperature. So it will be easier to change the temperature of a substance which is having less specific heat. आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो वेरी इजीली हम लिख सकते हैं C इक्वल्स Q ओवर M डेल्टा T, और आई कैन राइट इट Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको स्पेसिफिक हीट दिया है, मास दिया है, प्लीज क्लोज द डोर। तो वी कैन कॉल इट व्हाट, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात समझ, देखिए डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं यहां से Q अपॉन MC। तो कैन आई से द डेल्टा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट? डेल्टा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट। तो कैन आई से दैट मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम C से लिखते हैं, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द व्हाट यू कैन से, लेस टेम्परेचर चेंज, less temperature change. If I will say less specific heat capacity, जितनी कम उसकी specific heat capacity होगी तो there will be more temperature change। ठीक है, अब आप ये मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर हमने कहा कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को कूल करना है लिक्विड से, फॉर एग्जांपल ये दो गर्म ऑब्जेक्ट हैं, हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट A एंड हॉट ऑब्जेक्ट B है। मैं इस पे दो लिक्विड डाल रहा हूं, फॉर एग्जांपल इस पे लिक्विड A डाल रहा हूं, मान लो इसके स्पेसिफिक लिक्विड 1 C1, और इस पे भी लिक्विड डाल रहा हूं विच इज C2, और मैं कह रहा हूं कि C2 जो है ज्यादा है C1 से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? कि दो हॉट ऑब्जेक्ट्स थे,
सेम टेम्परेचर पे मान लेते हैं, टेम्परेचर दोनों का सेम है, मान लेते हैं लेट इट बी 100 डिग्री सेल्सियस और ये भी कितना 100 डिग्री, और दो लिक्विड उसके ऊपर से डाल रहे हैं, लिक्विड C1 और लिक्विड 1, एक स्पेसिफिक हीट C1 है, दूसरे की स्पेसिफिक हीट C2, और मैं बोल रहा हूँ कि C2 वाले लिक्विड का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। आप मुझे बताएं कौन से लिक्विड ज्यादा बेटर कूलिंग करेगा, 1 वाला या 2 वाला, विच इज बेटर कूलेंट, विच इज बेटर कूलेंट? सेकंड वाला बेटर कूलेंट है। व्हाई इट इज अ बेटर कूलेंट? कौन ज्यादा अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट को कूल करेगा, ए वाला सॉरी C1 वाला या C2 वाला, लिक्विड 1 और लिक्विड 2? अच्छा चलिए मैं आपसे ये पूछूं, कौन सा लिक्विड ज्यादा अच्छी तरह से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, विच वन? तो आप ये बोलेंगे ना सर जो लिक्विड, अच्छा मैं पूछूं कौन सा लिक्विड जल्दी गर्म होगा, C1 वाला C2 वाला? इसका आंसर दे सकते हैं, विच लिक्विड विल हीट फास्टर? C1. Which liquid heat faster, C1 और C2? Yes, tell me C1 और C2 कि C1 और C2 में से कौन सा लिक्विड जल्दी गर्म होगा, C1 और C2 जब आप उसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, which is going to heat faster? Tell me please, जल्दी बताओ। C1. क्यों? क्योंकि C1 की स्पेसिफिक हीट कम है, स्पेसिफिक हीट कम होने का मतलब है उसका टेम्परेचर जल्दी राइज करेगा, इट इज गोइंग टू राइज फास्टर। ओके, तो अब आप ये बताएं कि जब लिक्विड खुद ही गर्म हो जाएगा तो क्या वो ऑब्जेक्ट को ठंडा कर पाएगा क्या? भाई ठंडा करने के लिए ठंडा ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अगर वो खुद गर्म हो गया, भाई ये बताइए कि आप किसी सरफेस को ठंडा करने के लिए गर्म पानी डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं? हाई टेम्परेचर ठंडा पानी। तो मैं कह रहा हूं कि आपने जब लिक्विड 1 डाला, लिक्विड 1 डालते खुद गर्म हो गया, तो विल दिस लिक्विड बी एबल टू कूल द सब्जेक्ट, कूल द सरफेस? ऑफ कोर्स। तो अब आप मुझे अब लॉजिक बताएं, व्हिच इज अ बेटर कूलेंट, 1 और 2? 2। लॉजिक क्लियर है? बिकॉज 2 की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी 2 का लिक्विड 2 का जो है जो हीट होगा वो देर में होगा, तो इट मींस इट कैन कूल इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू द लिक्विड 1, क्योंकि लिक्विड 1 की स्पेसिफिक हीट कम है तो जल्दी गर्म हो जाएगा। जब वो खुद गर्म हो गया तो ऑफ कोर्स इट विल बी नॉट अ गुड कूलेंट। तो विच इज अ बेटर कूलेंट? C2। अब आपसे पूछा जाए कि एक कूलेंट जो होता है, द कूलेंट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट और लो स्पेसिफिक हीट। ओके चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं पूछता कूलेंट, अगर इफ यू वांट टू यूज एनीथिंग एज अ कूलेंट, ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो द कूलेंट शुड हैव व्हाट? जल्दी बताओ भाई, सन्नाटा क्यों? शुड हैव लेस और लेस स्पेसिफिक हीट होगा तो जल्दी से गर्म हो जाएगा भाई, और गर्म हो जाएगा तो फिर ठंडा कैसे करेगा? शुड हैव मोर स्पेसिफिक हीट, बहुत ध्यान से, इट शुड हैव मोर स्पेसिफिक हीट। क्यों? क्योंकि जब इसके पास स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, इफ इट विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट, तो इट मींस इट विल हीट, इट विल बी हीटेड स्लोली। जब ये भाई जब धीरे धीरे गर्म होगा तभी तो अच्छे से ठंडा करेगा। ऑफ कोर्स अगर वो खुद ही, अगर मान ले फॉर एग्जांपल एनीथिंग हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट, किसी के पास हाई स्पेसिफिक हीट है फॉर एग्जांपल, तो व्हाट हैपेंस? इट विल हीट फास्टर, जल्दी से गर्म हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट कम है तो फौरन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इट विल बी हीट फास्टर। जब हीट फास्टर हो जाएगा, जब वो गर्म हो जाएगा, तो क्या वो ठंडा, क्या वो सरफेस को, क्या किसी ऑब्जेक्ट को कूल कर पाएगा? नो सर, कैन नॉट कूल प्रॉपर्ली। ऑफ कोर्स गर्म पानी से थोड़ी ठंडा भाई, सिंपल किसी चीज को ठंडा करने के लिए ठंडा पानी डालते हैं, गर्म पानी थोड़ी डालते हैं। It means a coolant should have high specific heat because it will be heated slowly, so it can cool in a better way. It can absorb heat in a better way. I hope आपको ये बात समझ में आ गई कि what is the use of specific heat in a coolant. Yes sir. ठीक है, लो स्पेसिफिक हीट होगा तो हीट फास्टर होगा। तो वाटर जो होता है ना, रिमेंबर करिए वाटर, आपने देखा होगा कि गाड़ियों में, कार्स में, व्हीकल्स में वी यूज वाटर एज अ कूलेंट, वाटर एज अ कूलेंट। कोई लॉजिक बता सकता है व्हाई वी यूज एज अ वाटर एज अ कूलेंट?
because it has low specific heat or high specific heat? Sir, Why? high specific. Yes, exactly. Water has a very high specific heat. लो, अगर वेदांत इसकी स्पेसिफिक हीट लो होगी तो फौरन गर्म हो जाएगा, बिकॉज यू नो द टेम्परेचर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम स्पेसिफिक हीट। लेस, जहां से देखिए ये वाला जो डेल्टा टी लेस स्पेसिफिक हीट मोर टेम्परेचर है चेंज, जल्दी गर्म होगा। मोर स्पेसिफिक हीट लेस टेम्परेचर हीट, धीरे धीरे गर्म होगा। बात समझ में आ रही क्या? तो वाटर को कूलेंट की तरह यूज करने का लॉजिक ये होता है बिकॉज इट हैज very high Specific heat. specific heat capacity, specific heat. So it will heat, it will water heat up slowly. Water heat it. जब वो धीरे धीरे गर्म होगा तो जाहिर सी बात है वो कूलिंग अच्छी करेगा, heat up slowly. अगर वाटर मान लो लिक्विड, आपने कोई ऐसा लिक्विड डाला जो फौरन गर्म हो गया, तो भाई जब वो खुद ही गर्म हो गया तो वो कैसे ठंडा करेगा? तो देन इट विल नॉट बी एबल टू कूल द थिंग प्रॉपरली। ठीक है, तो आप आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। लेट अस कम टू सम न्यूमेरिकल्स। ए कूलेंट शुड हैव अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट सो दैट इट कैन हीट अप स्लोली एंड इट कैन एब्जॉर्ब हीट इन अ गुड मैनर एंड इट कैन कूल इन अ वेरी गुड मैनर। अगर ये बात में कोई भी डाउट है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। ओके, ठीक है। तो यू हैव टू फॉर्मूलाज, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, मास इस पे, और जिसको आपने C इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा। दिस टू आर द फॉर्मूलाज व्हिच यू हैव। अभी हम देखेंगे, एक क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन, एक ब्लॉक है 5 kg का, इसके टेम्परेचर को रेज किया मैंने 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड द हीट नीडेड, इसको हीट कितना दिया मैंने, फॉर एग्जांपल 1000 जूल दिया। ठीक है, कह रहा हाउ मच हीट विल बी नीडेड टू हीट 10 किलोग्राम of this object from 20 degree Celsius to 50 degree Celsius. Means it is saying that एक ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का, अगर उसको मुझे 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ा तो 1000 जूल एनर्जी देनी पड़ी। कह रहा उसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं 10 किलोग्राम ले लूं और मैं हीट करूं उसको 20 से लेके 50 तक, then how much heat will be needed for heating it from 20 degree Celsius to 50 degree Celsius? ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप निकालिए इसका स्पेसिफिक हीट। कैन यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? कैन यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट? सी को निकाल सकते हैं Q ओवर m डेल्टा टी, एंड व्हाट इज योर Q 1000, मास कितना दे रखा 5, और डेल्टा टी कितना दे रखा 100 से 50 गए तो 50 हो गया क्या? डेल्टा टी हाउ मच? 100 माइनस 50, 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 कितना आ रहा? हाउ मच यू आर गेटिंग? 4 आ रहा है क्या? 4 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 4 आ गया। अब आपको यहां पे निकालना, तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट ऑब्जेक्ट की सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट तो वही है, सिर्फ उसका मास तो बदला है, मास बदलने से उसकी स्पेसिफिक हीट तो चेंज होगा नहीं। तो यू कैलकुलेटेड द स्पेसिफिक हीट फ्रॉम द गिवन डाटा, नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला। m कितना लिया मैंने, इस केस में कितना है 10, स्पेसिफिक हीट मैंने कितना कैलकुलेट किया 4,
और डेल्टा टी यहाँ पे कितना, हाउ मच डेल्टा टी वी आर गोइंग टू टेक हियर फ्रॉम 20 to 50? यस टेल मी प्लीज, हाउ मच इज डेल्टा टी? 30. 30. तो 30, तो अब कितना मिल गया? 1200 जूल आया। Yes, sir. 1200 joule. It means 1200 joule will be the answer. 1200 joule will be the answer. So you can calculate the specific heat by total heat upon total mass into total temperature change, and from that specific heat you can calculate the value of heat needed for any other data. तो अगला सवाल ये होता है कि क्या सर स्पेसिफिक हीट किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है कि नहीं होती, या स्पेसिफिक हीट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट नाउ. ठीक है, समझ में आ रही बात? वेरी इजी थिंग, Q इक्वल टू m से डेल्टा टी, C इक्वल टू Q बाई m डेल्टा टी. वेरी इजी थिंग. अभी तक तो कोई ऐसी टफ चीज नहीं आई है. आपने हीट समझा, टेम्परेचर समझा, इंटरनल एनर्जी समझा, स्पेसिफिक हीट समझा, मोर स्पेसिफिक हीट, लेस चेंज इन द टेम्परेचर, कूलेंट का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपने देखी. चले आगे. नोट किया इस क्वेश्चन को? एवरीवन नोट इट डाउन? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. चलिए, नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग दैट कि ऑन लिखे फैक्टर्स ऑन विच स्पेसिफिक हीट डिपेंड. फैक्टर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स. तो सबसे पहला देखिए कि इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल. किस मटेरियल का बना हुआ है? कुछ कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है. ऑफ कोर्स नेचर ऑफ मटेरियल. ओके. इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास. मास पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड फॉर 1 किलोग्राम है ना. तो 1 किलोग्राम का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी लीजिए, स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए आपको कितना मास कंसीडर करना पड़ेगा. हाउ मच मास यू वांट टू कंसीडर. कि फॉर एग्जांपल आयरन का मैंने का स्पेसिफिक हीट निकालो, तो आप कहोगे सर आयरन का स्पेसिफिक हीट तो मुझे तो कैलकुलेट 1 किलोग्राम के लिए करना पड़ेगा. आप अगर 2 किलो का देंगे तो मैं उसको डिवाइड करके 1 किलोग्राम बना दूंगा, और अगर आप मुझे आधा किलो का देंगे तो मल्टीप्लाई करके 1 किलोग्राम बना दूंगा, बिकॉज स्पेसिफिक हीट हैज बीन डिफाइंड फॉर 1 किलोग्राम ओनली. तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन, याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट डज नॉट डिपेंड ऑन, नॉट ऑन मास. It does not depend on mass because you always consider 1 kg. Define कर दिया आपने कि specific heat is defined for 1 kg because it has been defined. दूसरा का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, टेम्परेचर पे. It depends on temperature also. जैसे जैसे आप सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ती रहती है. तो सिंपल पहले आप इसका कंक्लूजन लिख लीजिएगा. मोर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, more temperature means more specific heat. और ये जो कंसेप्ट मैं लिख रहा हूं, this line, this is very important concept because इस पे कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में आपको दिखाएंगे कि हाउ दिस कंसेप्ट इज यूज्ड. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट नहीं होती. इट इज गोइंग टू चेंज विद द टेम्परेचर. क्वेश्चन से आपको समझ में आया. आपने एक आयरन ब्लॉक लिया, आयरन ब्लॉक कितने पे लिया? फॉर एग्जाम्पल 200 डिग्री सेल्सियस. कितना? इसको हीट कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस. डेल्टा टी कितना लिया आपने? हाउ मच? 100. उसी आयरन ब्लॉक को आप हीट कर रहे हैं, सेम आयरन ब्लॉक को यू आर हीटिंग फ्रॉम 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस. चलिए, किस प्रोसेस में यहां भी डेल्टा टी कितना है? 100. ओके. नाउ टेल मी, मास भी दोनों का सेम है. फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम ले लेते हैं, मास भी सेम है, तो यू हैव एम भी सेम है और डेल्टा टी भी सेम है. एम भी सेम है, डेल्टा टी भी सेम है. किस केस में हीट ज्यादा लगेगा? इसमें अगर हमने कहा हीट मान लेते Q1 लगा, इसको हीट करने में लगा Q2 मान लेते. पहले केस में जब मैंने आयरन ब्लॉक को हीट किया 200 से 300, तो मान लेते मुझे जो हीट देना पड़ा Q1 अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ा, और फिर उसी आयरन ब्लॉक को मैं 300 से 400 हीट कर रहा हूं तो मुझे Q2 अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ा. अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा हीट ज्यादा होगा? Q1 इक्वल टू Q2, हीट ऑफ 1 इक्वल टू Q2 और Q2 लेस देन Q1. सोच के बताइए. मैंने एक चीज लिख रखी है, स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. मोर टेम्परेचर मोर स्पेसिफिक हीट. सोच के बताइए.
यस, किस केस में आपको हीट ज्यादा लगानी पड़ेगी, इन विच केस, बिकॉज डेल्टा टी भी सेम है एंड यू हैव दिस फॉर्मूला आल्सो, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, ये फॉर्मूला भी दे रखा आपको, इन विच केस यू आर गोइंग टू अप्लाई मोर और लेस हीट। अविनाश, यू आर नॉट ऑडिबल, आप बोल रहे हैं बस, योर माइक इज ऑन बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू। जस्ट क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अगेन कनेक्शन गेट्स अनस्टेबल, एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. यस, ठीक है, सभी को ऑडिबल है, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले फिर से पावर फेलियर हो गया। तो इन विच केस, अच्छा ये बताएं स्पेसिफिक हीट किस में ज्यादा होगा? हम मान लेते हैं पहले वाले केस का C1 है और दूसरे वाले केस का C2 है, तो किस केस में आयरन ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा, C1 वाले केस में या C2 वाले केस में? C2. C2, बिकॉज C2 का टेम्परेचर क्या है ज्यादा। तो अगर आप Q1 कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में मास भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, बट क्या अमाउंट ऑफ हीट सेम होगा? No, sir. नो नो, बिकॉज यू नो Q1 अगर आप निकालेंगे यूलाइट, M की वैल्यू कितनी है 1, C1 डेल्टा टी कितना लिखा आपने 100, व्हेन यू विल कैलकुलेट Q2 इट विल बी 1, C2 इनटू डेल्टा टी कितना होगा 100, तो ऑफ कोर्स C1 इज गोइंग टू बी, C2 इज गोइंग टू बी मोर देन C1। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर हाई होगा किसी सिस्टम का तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बढ़ जाती है, इट मींस इट इज डिफिकल्ट टू हीट द एनीथिंग एट हायर टेम्परेचर। As you increase the temperature, it will be difficult to, टेम्परेचर इंक्रीज करने से किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट बढ़ने लगती है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर आल्सो, तो इट मींस यू आर गोइंग टू गेट C2 की वैल्यू मोर है, तो यू आर गोइंग टू गेट Q2 विल बी मोर देन, Q2 विल बी मोर देन, क्या हुआ भाई समझ में नहीं आ रही है? Q1। Why? Because of the, because of what? More specific heat at higher temperature. Because of, so please remember this thing, it will be more, the specific heat will be more for higher temperature, so more heat will be needed if you are going to increase the temperature। जैसे जैसे आप उसको हीट करते रहते हैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती रहती है, अब उसको हीट करना मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बढ़ रही है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बढ़ रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज हैपनिंग, इट विल बी डिफिकल्ट टू हीट एनीथिंग। ओके, बात समझ में आई कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में? Yes, sir. ओके ठीक, अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं फिर मिला के हम क्वेश्चंस करेंगे, थर्मल कैपेसिटी। ओके, बात समझ, मोर एट हायर टेम्परेचर, तो you can note it down that, you can note it down that Yes, at sir. higher temperature, please note it down, at higher temperature, at higher temperature the specific heat of object increases, और जब स्पेसिफिक हीट बढ़ गई तो इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट टू हीट द ऑब्जेक्ट फर्दर, या इट विल बी इजियर, ज्यादा हीट देना पड़ेगा कम हीट देना पड़ेगा? सर कम हीट देना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, स्पेसिफिक हीट बढ़ने का मतलब क्या है, इट विल रिक्वायर मोर हीट, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का मतलब ही क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर। ज्यादा स्पेसिफिक हीट ज्यादा हीट, कम स्पेसिफिक हीट कम हीट, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बढ़ रही है, तो व्हाट इट मींस, it means more heat will be needed, more heat will be needed to heat and more heat will be needed to increase the temperature at higher temperature. More heat will be needed to increase temperature, increase temperature at higher temperature, higher temperature.
बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो बहुत सिंपल लॉजिक पूछे कि एक ऑब्जेक्ट को 10 से लेके 20 तक हीट करना और 20 से लेके 30 तक हीट करना, दोनों टेम्परेचर 10 ही है, क्या दोनों में अमाउंट ऑफ हीट सेम रिक्वायर होगी या कम ज्यादा रिक्वायर होगी? Same. सेम रिक्वायर होगी भाई। एक आप 10 से 20 जा रहे हैं और दूसरा 20 से 30 जा रहे हैं, तो Sir, किसमें come हाँ कम ज्यादा होगी? बिकॉज 20 से 30 में यू आर एट हायर टेम्परेचर and 10 to 20 you are at lower temperature. So when you are reaching the temperature from 20 to 30, you call it, for example, heat to Q2. If you call it heat to Q2 और इसको आपने Q1 बोल दिया, तो since आप ये हायर टेम्परेचर पे डील करें और ये लोअर टेम्परेचर पे, तो Q2 will be more than Q1 because C2 will be more than C1. Because as you increase the temperature, the specific heat of the system will change. लेकिन जनरली हम कांस्टेंट मानते हैं, we assume a specific heat constant. We assume a specific heat capacity to be constant. आमतौर पे जनरली तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जैसे से आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैल्यू विल इंक्रीज, लेकिन जनरली हम उसको कांस्टेंट मानते हैं कि ठीक है चेंज नहीं हो रहा। अगर क्वेश्चन में दे देगा तो हम मानेंगे, अदरवाइज वी विल अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा इसको नोट कर लीजिएगा, प्लीज नोट दिस आल्सो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज नोट दिस डाउन। जनरली वी अज्यूम द स्पेसिफिक कैपेसिटी टू बी कांस्टेंट। हाँ जी, नोट कर लिजिएगा इस बात को। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नो हाँ ठीक है। नाउ वन लास्ट थिंग इज देयर, आज का लेक्चर इसको पढ़ाने के बाद कंप्लीट करेंगे। थर्मल कैपेसिटी, वी कॉल इट व्हाट? Thermal capacity. थर्मल कैपेसिटी या सिंपली जिसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। एक बार सभी लोग बता दे व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जल्दी बता दे ताकि रिवाइज हो जाए। अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एंड अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करेगा क्या? No, मास पे sir. डिपेंड करेगा क्या? No, इट डज sir. नॉट डिपेंड ऑन द नो सीवीसीपी। ना वेदांत, सीवीसीपी अलग होता है बेटा। सीवीसीपी इज अ डिफरेंट हीट। सीवी होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी होता है, दोनों स्पेसिफिक हीट ही होते हैं। वन इज वॉल्यूम पे, वन होता है प्रेशर पे, वो बाद में बताएंगे हम क्या। इट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक हीट, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और मटेरियल पे। इसको कहते हैं फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द गिवन मास। जो भी मास आपको दिया हुआ है, डज नॉट मतलब 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम वॉट एवर, टू रेज द गिवन मास, टू सॉरी अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज, टू चेंज द temperature of given mass, temperature of given mass by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसमें क्या था? 1 किलोग्राम मास। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई मास m दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर आपने राइज कर दिया डेल्टा टी, तो इसमें सिर्फ आपको टेम्परेचर देखना है कि डेल्टा टी के लिए आपने कितना मास दिया है, Q, तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना देंगे हीट? Q बाय डेल्टा टी। सिंपल, मास से मतलब है। तो दिस इज द वर्ड Q बाय डेल्टा टी क्या है? हीट फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। और इसी को हम क्या नाम देते हैं? व्हाट वी कॉल दैट? जस्ट टेल मी व्हाट वी कॉल दैट। इसको क्या नाम देते हैं? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। अब ये बताइए, हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करेगा क्या? ऑफ कोर्स सर, क्योंकि इसमें गिवन मास है ना, तो गिवन मास का मतलब है मास ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा, कम मास होगा तो हीट कम देना पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मास कुछ भी दिया हो, हम कैलकुलेट कितने के लिए करते हैं? फॉर व्हाट वैल्यू वी कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट में? 1 किलोग्राम के लिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज देयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर 1 kg. But the thermal capacity or heat capacity depends on mass, because we are going to calculate for given mass. Depends on thermal capacity, ये डिपेंड करेगा किस पे? मास पे। मास पे। तो हम थर्मल कैपेसिटी को S से लिखेंगे और उसको C से। तो आई कैन राइट S इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, जिसको हम लिख सकते हैं सिंपल यूनिट क्या बन जाएगा इसका? जल्दी बताना, यूनिट क्या बन जाएगा? जूल
और टेम्परेचर का क्या हो गया पर डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लिख सकते हैं जूल पर केल्विन। वी कैन ऑल्सो राइट इट Q इज इक्वल टू S डेल्टा T। उसमें क्या था MC डेल्टा T, यहां क्या लिखेंगे S डेल्टा T। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या दे रहा है आपको, S दे रहा है या C दे रहा है। थर्मल कैपेसिटी दे रहा है तो जूल पर केल्विन होगा, और स्पेसिफिक कैपेसिटी दे रहा है तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होगा। यस, आगे चलें क्या लास्ट थिंग के लिए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग फॉर टुडेस, रिलेशन बिटवीन C एंड S। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन C मतलब स्पेसिफिक हीट एंड S का मतलब क्या हुआ, हीट कैपेसिटी। वन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वन इज थर्मल कैपेसिटी। तो यू नो दैट अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास दे दिया है, टेम्परेचर राइज किया डेल्टा T, यू राइज द टेम्परेचर बाय डेल्टा T एंड यू गेव इट अमाउंट ऑफ हीट Q। तो इस Q को आप लिख सकते हैं MC डेल्टा T अगर स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, और आप इसको Q इज इक्वल टू S डेल्टा T भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? यस, टेल मी प्लीज। MC डेल्टा T फॉर स्पेसिफिक हीट एंड S डेल्टा T फॉर थर्मल कैपेसिटी। तो क्या हम MC डेल्टा T, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट तो सेम है, S डेल्टा T से इक्वेट कर सकते हैं। यहां से मेरा S डेल्टा T कैंसिल होगा। व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, MC इज इक्वल टू S। I can say like this, mass into specific heat will be equal to thermal capacity or heat capacity. ओके, क्वेश्चन अगर हम दे दें आपको, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक दिया हुआ है 2 किलोग्राम का और इसकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है 1000 जूल। एक ब्लॉक दे रखा है 2 किलोग्राम का, स्पेसिफिक हीट दे रखा है 2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसकी थर्मल कैपेसिटी बताइए, व्हाट विल बी द थर्मल कैपेसिटी। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे यूज करने पड़ेंगे किसी बड़े क्वेश्चन में। ये तो मैं आपको बस यू जस्ट गिविंग यू द बेसिक फार्मूला व्हिच यू शुड रिमेंबर। थर्मल कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, व्हाट विल बी द थर्मल कैपेसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट है, पहले इसको नोट कर लीजिए, थर्मल कैपेसिटी S इज इक्वल टू M इंटू C। तो व्हाट विल बी द थर्मल कैपेसिटी, या जिसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, 4 किलो जूल पर 4 किलो जूल। तो वेरी सिंपली S इज इक्वल टू M इंटू C। अब देखिए स्पेसिफिक हीट में जूल पर ग्राम है, तो मास भी किस में लिखना पड़ेगा, ग्राम में। और अगर स्पेसिफिक हीट किलोग्राम में होता तो मास भी किस में लिखते, किलोग्राम में। तो आप इस मास को कन्वर्ट करेंगे पहले 2000 ग्राम में, फिर आप लिखेंगे 2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो ये ग्राम हो गया और ये हो गया जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हियर यू विल गेट ग्राम से ग्राम कैंसिल एंड यू विल गेट व्हाट, 4000 जूल पर डिग्री सेल्सियस, जिसको बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि 4 किलो जूल लिख सकते पर डिग्री सेल्सियस। थर्मल कैपेसिटी कितना होगा, Q S इक्वल टू MC। 4 नहीं, किलो जूल लिखे ना, नो, अगर 4 जूल नहीं होगा, 4 किलो जूल होगा, बिकॉज द यूनिट इज डिफरेंट। तो बी केयरफुल विद द यूनिट ऑल्सो। ठीक है कनिष्का? ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं क्लास को समराइज कर दूं, व्हाट वी स्टडी टुडे। हमने सबसे पहले टेम्परेचर, हीट और इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया। हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड उसके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी है, हीट क्या है, एनर्जी इन ट्रांसिट है। टेम्परेचर को रिलेट करते हैं डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। अगर उसको मॉलिक्यूल से रिलेट करें तो वो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। फिर अगला टर्म देखा हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट फॉर 1 किलो 1 डिग्री सेल्सियस। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे। क्या स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड करता है? No, sir. नो सर। ठीक है, और फॉर्मूला देखा C इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T, जिसको हम Q इक्वल टू MC डेल्टा T भी लिख सकते हैं। हायर टेम्परेचर पे हायर स्पेसिफिक हीट होगा,
लोअर टेम्परेचर पे लोअर स्पेसिफिक हीट होगा। जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगा उतना मुश्किल होगा उसके टेम्परेचर को चेंज करना। इट मींस उसको उतनी ज्यादा हीट चाहिए टेम्परेचर चेंज करने के लिए। इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने कूलेंट में इस्तेमाल किया कि कूलेंट में हम हाई स्पेसिफिक हीट लेते हैं ताकि वो धीरे धीरे गर्म हो। जब वो धीरे धीरे गर्म होगा तो कूलिंग अच्छी करेगा। अगर वो जल्दी गर्म हो जाएगा तो कूलिंग क्या करेगा, खुद गर्म हो गया तो ठंडा क्या करेगा भाई। अगर कोई इंसान किसी का गुस्सा ठंडा करने गया है तो वो खुद गुस्से में हो या बिना गुस्से के हो, बताओ। बिना गुस्से में। तो आप कह रहे हैं कि आप गए थे किसी को लड़ाई, कभी देखा क्या आपने, कोई गया झगड़ा छुड़ाने फाइट और वहीं जाकर खुद झगड़ा कर लिया, देखा आपने कभी? ऐसा होता है कि गए थे झगड़े फाइटिंग को छुड़ाने के लिए और खुद फाइट करके आ गए, यानी उनकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम थी, खुद गर्म हो गए। यू शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब स्लोली हीट होगी तो कूलिंग अच्छी कर पाएगा। कूलेंट में हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए। देन वी गॉट अ लास्ट थिंग, थर्मल कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट फॉर द गिवन मास फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। ये डिपेंड करता है मास पे, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा थर्मल कैपेसिटी होगी। स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करता। रिलेशन निकाला सी और एस के बीच में, आई गॉट एस इज इक्वल टू एमसी। यूनिट का ख्याल रखेंगे कि जूल ग्राम है कि ग्राम है, किलोग्राम है कि किलोग्राम। ठीक है, यस सर। ओके। चलिए अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके आगे। एनसीईआरटी बुक पढ़िए या जो भी आपके पास बुक है उसकी रीडिंग लगाइएगा, क्वेश्चंस कुछ होंगे तो उसको सॉल्व करिएगा। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, गुड नाइट सर। ओके ओके, गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।